वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं आप सभी के आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स के 2025 के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को। तो इस क्वेश्चन पेपर का आप सॉल्यूशन डिटेल में देखें और डिटेल में समझ के जाएं। वैसे तो इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी आप बच्चों को बोर्ड ने प्रोवाइड कर रखा है, फिर भी हम लोग आज यहाँ इसको डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप इसका सॉल्यूशन काफ़ी डिटेल में नहीं समझोगे, नहीं देखोगे, तब तक आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। तो जब कभी भी आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो तो इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन एक बार आपको देख के ज़रूर जाना चाहिए। तो आइए हम लोग अपना इस पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है बच्चों कि अब पॉलिनोमियल इन एक्स इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एंड फॉर एक्स माइनस ए टू बी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल द रिमाइंडर शुड बी। देखो, आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया जाता है, उसमें बताया जाता है कि कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी होगा जब आप उससे उसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, ज़ीरो मिलना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 2 आपसे पूछा गया है कि राधा डिपॉजिट ₹400 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 18 मंथ्स। तो आपसे पूछा है द क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज़। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज किया गया है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाया गया है। अब बच्चे यहाँ करते क्या हैं कि सर उसने ₹400 जमा किया और 18 मंथ्स के लिए जमा किया, तो अब डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और आप बोलोगे कि सर टोटल डिपॉजिट अमाउंट कितना हो गया, ₹7200। यहीं पे आप मिस्टेक करके चले आएंगे और आप आंसर गलत करके चले आओगे। ठीक है, क्वेश्चन आप ध्यान से सुनो, क्या बोला गया था, क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट डिपॉजिट आपसे नहीं पूछा गया है। बच्चे अक्सर एग्जाम में मिस्टेक करेंगे, तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला याद कर लो कि प्रिंसिपल ऑफ मनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ मनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट प्रिंसिपल पर मंथ इंटू में n+1/2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला एक नया कॉन्सेप्ट है, समझ लो, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 400 इंटू में 18 इंटू में 19/2। तो ये आपका 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जब इनको आप मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा आपको, 3600 मिलेगा। इंटू में 19 है, जब आप जो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो आपका आंसर आएगा 68400। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है कि द क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है कि प्रिंसिपल मंथली इंस्टॉलमेंट इंटू में n नंबर ऑफ मंथ n+1/2। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। AC क्या है आपका, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल। AP आप बच्चों को 3 दिया गया है, PB 4 दिया गया है। AP 3 है, PB 4 है, और बोला गया कि AP इज परपेंडिकुलर टू और QP इज परपेंडिकुलर टू AB, और एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ कितना दिया गया है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है। तो आपसे बोला गया द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन QBPC, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन हमें किसका निकालना है, तो QPBC, इसका हमें एरिया पता करना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपके दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC, ये आपस में क्या हैं, ये लोग आपस में है सिमिलर। क्या है, सिमिलर। ठीक है, क्योंकि एंगल B भी कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री होगा। आपको पढ़ाया गया होगा ना कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। एंगल P आपका एंगल B के इक्वल है और एंगल A दोनों में कॉमन है, तो ट्रायंगल्स हमारे क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो क्या होगा, तो AP अपॉन AB का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया आपको दिया गया है 18। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें फाइंड करना है, और AP आपको दे रखा है 3 और AB हो जाएगा 7, तो 3/7 का होल स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा कि 18 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये क्या आ जाएगा आपका कि 9/49। तो हम लोग कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें क्या मिल जाएगा, 49 इंटू में 18/9, यानी 9 के टेबल में 2 टाइम्स में 98
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो तो बड़े बड़े ट्रेंगल का एरिया कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो 98 में से हम 18 को कर देंगे माइनस, तो क्या बचेगा हमारे पास 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, वही इस साइडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। देखो ये पूरा सिमिलैरिटी का क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PT इज अ टेंजेंट, द वैल्यू ऑफ x, PT क्या आपका टेंजेंट है, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा, वैल्यू ऑफ x क्या होगा। तो देखो ये आपका 90 डिग्री होगा, PT हमारा टेंजेंट है तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। ये तो फिक्स है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल हरदम कितना होता है 90 डिग्री। और आप ट्रायंगल PTO को अगर आप देखते हो तो हमारा एक ट्रायंगल बना है PTO, और ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी 90 + x इक्वल्स टू आना चाहिए 110। तो x की वैल्यू आ गई 20, x आ गया आपका 20। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर डायग्राम द लेंथ PR इज, द लेंथ PR कितना होगा। तो प्योरली आपका एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर दो, सीधा 1060 डिग्री। तो 1060 फाइंड करने का सॉरी लेंथ ऑफ PR बोला गया ना, sin 60 अप्लाई कर दो, sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है कि परपेंडिकुलर यानी RQ बाई हाइपोटेनस RP। ठीक है, या फिर PR लिख लो, आपकी मर्जी है, चलो PR लिख देते हैं। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू 9/RP PR, यानी PR आपका क्या हो जाएगा, तो 9 × 2/√3, यानी PR आपका हो जाएगा 18/√3। √3 से आप कर लो मल्टीप्लाई, आपको मिलेगा 18√3/3, यानी 6√3, 6√3। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है एसेशन एंड रीजन टाइप का। द टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर। ठीक है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, द टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही बात है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर टुगेदर इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। ये गलत है, क्योंकि जब आप 2 हेमिस्फीयर बनाओगे ना, अगर एक स्फीयर को कट करके आप 2 हेमिस्फीयर बनाओगे तो इनका टोटल सरफेस एरिया ओरिजिनल हेमिस्फीयर स्फीयर से ज़्यादा होगा, क्योंकि हेमिस्फीयर में आपका ये पार्ट एक्स्ट्रा हो जाता है, ये वाला पार्ट आपका ऊपर वाला पार्ट क्या आता है, एक्स्ट्रा आता है। तो अगर किसी एक स्फीयर को अगर हम कट करके 2 हेमिस्फीयर बनाते हैं तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो स्फीयर के सरफेस एरिया से ज़्यादा मिलेगा हमें। तो ओनली स्टेटमेंट 1 सही है कि बोथ नहीं है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड सेकेंड इज़ फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि गिवन डैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर इज 140, देन देयर मीन इज, क्या दिया गया है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, गिवन डैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर इज 140, देन देयर मीन इज, तो उनका मीन क्या होगा। देखो तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर हम निकाल लें, सम ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर आप फाइंड कर लो। बोला तो गिवन दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर इज 140, देन देयर मीन, तो मीन क्या होगा 140 डिवाइडेड बाई 7, आपका आंसर होगा 20। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन 3 रेड एंड 2 blue marbles, अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक मार्बल इज। ठीक है, देखो ब्लैक मार्बल तो है ही नहीं, तो निकलेगा कहाँ से, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, 2 मैट्रिक्स हमें गिवन है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। बोला गया प्रोडक्ट ऑफ AB ऑफ द 2 मैट्रिक्स A एंड B इज पॉसिबल। देखो इसका अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर क्या है 1 × 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2। तो हमें पढ़ाया जाता है कि किसी भी 2 मैट्रिक्स को हम आपस में तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, यानी स्टेटमेंट 1 तो सही है, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिर यहाँ बोला गया कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B, बिल्कुल सही बात है। तो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट रीजन फॉर A, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर C सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है क्या मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 पार्ट्स ऑफ द रेड
pigments with 5 parts of base. Using the given information in the following table, find the values of A, B, C to get the required mixture of paint. ठीक है, देखो यहाँ पे हमें दे रखा है, इनका रेशियो क्या है, 2/5 का है, तो 4/A आपके किसके इक्वल होना चाहिए, 2/5 के। तो A क्या हो जाएगा कि 20/2, A आ गया 10। ये तो क्लियर है कि A आपका 10 होगा। अब इनको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 2/5 इक्वल्स टू B अपॉन में 12.5, यानी 25/5, B आ गया 5 और C होगा आपका 15। तो ऑप्शन डी सही होगा कि A10 B5 C। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमें दिया गया है कि आर्टिकल विच इज़ मार्क्ड ₹1200 इज़ अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड द रेट ऑफ GST इज 18%, द अमाउंट ऑफ SGST। SGST आपका क्या होता है कि दो टाइप के GST हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, सेंट्रल GST एंड स्टेट GST। तो स्टेट GST क्या होगा, हाफ ऑफ टोटल GST। तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं कि 1200 रुपये का आर्टिकल है और इस पर 20% डिस्काउंट दिया गया। तो डिस्काउंट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगा, 240 रुपये का डिस्काउंट है, यानी ₹960 में बेचा जा रहा है। उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, ₹960 क्या उसका सेलिंग प्राइस है। तो इसका 9% आपका लगेगा स्टेट GST। क्या लगेगा स्टेट GST कितना, तो 9%। तो 9% इसका कैलकुलेट कर लो आप, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और ये 86 हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाई 10 तो 86.4 रुपीज़। ये आपका स्टेट GST कितना आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है कि द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाई ₹50 शेयर्स एट 38.50। देखिए आपका फेस वैल्यू है, ये आपका मार्केट वैल्यू है, ये नंबर ऑफ शेयर है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड या फिर इन्वेस्टमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। तो 50 इंटू में 38.50, यानी क्या हो जाएगा ये आपका कि 385 इंटू में 5, तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 ये आपका 1925। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। ये आपका क्वेश्चन है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 1 = 0। तो x² को हम लिख सकते हैं 1, x आपका क्या आएगा √1, यानी जो आपका हो जाएगा ±1। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, देखो इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस का मतलब हुआ कि ऐसा लाइन जिसका स्लोप 1 हो, ऐसा लाइन जिसका स्लोप 1 हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसा लाइन इक्वली इंक्लाइंड का मतलब सिंपली क्या है कि जो एक्स एक्सिस से भी जितना एंगल बनाए उतना ही वाई एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करे। यानी एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री, तो ये भी होगा आपका 45 डिग्री, जाहिर सी बात है ये 45। तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो अगर आप देखते हुए तो ये लाइन क्या है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसका स्लोप आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ और आएगा। तो अगर हम इस वाले लाइन को चेंज करें y = mx + c फॉर्म में, तो आपको क्या मिलेगा y = में x + 7। इसका स्लोप क्या है 1 है, स्लोप 1 यानी 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो गया 45 डिग्री। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये हमें दे रखा है, बोला गया कि x इज अ प्राइम नंबर, देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ x। तो आपको गिवन है x + 2 इज लेस देन आर इक्वल्स टू x/3 + 3, यानी x - x/3 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 3 - 2, यानी 3x - x/3 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1। इट मीन्स 2x/3 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1, यानी 2x इज लेस देन आर इक्वल्स टू 3, x इज लेस देन आर इक्वल्स टू 3/2। तो 3/2 x क्या है हमारा, या तो 3/2 के इक्वल है या फिर 3/2 से छोटा है। 3/2 से छोटा है। देखो कोई भी प्राइम नंबर जो आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2 है। और आप इसको सिंप्लीफाई करते हो आपको मिलेगा 1.5, यानी x आपका क्या है या तो 1.5 है या फिर 1.5 से छोटा नंबर है।
तो जाहिर सी बात है इसमें हाँ यहाँ पे हमें कोई भी प्राइम नंबर मिलने वाला नहीं है। इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? 5। ऑप्शन ए सही होगा। तो ये आपके पहले 15 क्वेश्चन यानी पहले 15 MCQ का सॉल्यूशन है। यानी अगर आप सही से पढ़ाई किए हो, डिटेल में पढ़ाई किए हो, तो विदिन 20 मिनट्स, विदिन 20 to 25 मिनट्स आप ये 15 नंबर के क्वेश्चन ईजिली कर जाओगे। ठीक है, देखो मैंने 15 मिनट में कर दिया है, बट मैं मान के चलता हूँ कि आप बच्चे इसको 20 से 25 मिनट के अंदर कर लेंगे। सेक्शन ए के 15 क्वेश्चन और आपके 15 मार्क्स हो जाएंगे पक्के, अगर आपने सही से कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। इस बार पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यकीन मानो इस बार पेपर आपका थोड़ा सा ट्रिकी आएगा। आपको सभी चैप्टर्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ना होगा, डिटेल में समझना होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। हमने अभी आप बच्चों को सेक्शन ए के MCQ पोर्शन का सॉल्यूशन बताया है। अब सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट जो दिया गया है कि वाइल फैक्टराइजिंग अ गिवन पॉलिनोमियल यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थियरम a student finds this is a factor of this. Is the student solution correct stating that 2x plus 1 is a factor of the given polynomial? यानी आपको बेसिकली आपको देखो घुमा के पूछा गया है। जो नया पैटर्न एग्जामिनेशन का आया वो यही है कि क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा कि आपको प्रूफ करना है कि फैक्टर है कि नहीं है, बट उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम से एक किसी स्टूडेंट के माध्यम से स्टोरी के फॉर्म में रिलेट कर दिया गया। तो हमें सिंपली क्या चेक करना है कि 2x plus 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो सिंपली हम क्या कर दें कि लेट एफ एक्स, हम क्या मान लें कि एफ एक्स हमारा क्या है 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो बाई फैक्टर थियरम, बाई रिमाइंडर थियरम, बाई रिमाइंडर थियरम एफ, अगर हमें इसका क्या हमें जी एक्स क्या दे रखा है, मान लो जी एक्स आपका है 2x प्लस 1, यानी x के प्लेस पे हमें क्या पुट करना होगा 1/2। तो बाई रिमाइंडर थियरम, रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या हमें मिलेगा, तो f माइनस 1/2, यानी x के प्लेस पे जहाँ जहाँ क्वेश्चन में हमें x दिख रहा है वहाँ क्या पुट करना है, तो 1/2 पुट करना है। तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा 2 इंटू में माइनस 1/2 का पावर 3 प्लस 7 इंटू में माइनस 1/2 का पावर 2 प्लस 2 इंटू में माइनस 1/2 एंड माइनस 3। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इंटू में माइनस 1/8 प्लस 7 इंटू में 1/4 माइनस 1 एंड माइनस 3, ऐसा कुछ हमें मिलने वाला है। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा माइनस 1/4 प्लस 7/4 माइनस 4, और यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम होगा 4, तो माइनस 1 प्लस 7 देखो यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लेंगे, आपके क्वेश्चन पेपर में एक मिस्टेक है यहाँ पे, ये 2x प्लस 1 नहीं है, ये आपका 2x माइनस 1 है। यानी हमें x के प्लेस पे क्या पुट करना है 2x माइनस 1, यानी x के प्लेस पे हमें पुट करना है 1/2। ठीक है, देखो अब आजकल क्या ही बोला जाए, बोर्ड्स के पेपर में भी मिस्टेक आने लगे हैं। ठीक है, तो आपको x के प्लेस पे क्या पुट करना है कि बाई रिमाइंडर थियरम, रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या होगा f 1/2, यानी जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे हम पुट करने वाले हैं 1/2, यानी 2 इंटू में 1/2 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू में 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1/2 माइनस 3, जो आपको मिलेगा 2 इंटू 1/8 प्लस 7/4 प्लस 1 माइनस 3, यानी इसको ये मिलेगा 1/4 प्लस 7/4 माइनस 2। जब आप इनको सिंप्लीफाई करते हो आपका आंसर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0, यानी सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 2x माइनस 1 is the factor of
जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है 2x³ प्लस 7x² प्लस 2x-3, तो ये तो प्रूफ हो गया। पहला पार्ट तो हमने कर दिया कि ये इसका फैक्टर है, ये s फैक्टर है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिख के दिखाना होगा। अब सेकंड में आपको पूछा गया है कि गिव ए वैलिड रीज़न फॉर योर आंसर। वैलिड रीज़न क्या है कि सिंस द रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर द गिवन 2x-1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फिर आपको बोला गया आल्सो फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, जब भी हमें बोला जाए कि आल्सो फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, तो सिंपली आपको क्या करना होता है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आपको यहाँ बोला जा रहा है ना कि हमें इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, तो हम क्या करेंगे कि 2x-1 से इस वाले पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे। तो कितने बार में होगा, 1 बार में, और ये x² टाइम्स में, तो आपको मिलेगा 2x³ माइनस x², तो ये प्लस और माइनस कैंसिल होंगे, ये 8x² आएगा प्लस 2x आ जाएगा। अब इसको आप इसको डिवाइड करोगे तो प्लस 4x आ जाएगा, यानी 8x² माइनस 4x हो जाएगा, अगेन प्लस और माइनस तो कैंसिल, ये आपका आ गया 6x माइनस 3, तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस 3, तो 6x माइनस 3, तो माइनस प्लस आपका रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। यानी अब हमें क्या करना है कि इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो हम क्या नोट कर सकते हैं कि 2x³ प्लस 7x² प्लस 2x-3, इसको आप क्या नोट कर पाओगे कि 2x-1 इंटू में, ठीक है। तो अब अदर फैक्टर क्या होंगे, इसको हमें स्प्लिट करना होगा। तो इसको हम कैसे स्प्लिट कर पाएंगे कि x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3, यानी आप क्या लिख पाओगे इसको, तो यहाँ x कॉमन करके x प्लस 3, यहाँ प्लस 1 कॉमन करके x प्लस 3, यानी हमारा पार्ट क्या आ गया कि x प्लस 1 इंटू में x प्लस 3 एंड 2x-1। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो इस तरीके से हमें इसको फैक्टराइज करना है। कंप्लीटली आपका फैक्टराइजेशन वाला ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन है। आशा करते हैं आप बच्चों को समझ में आया होगा। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। हमें यहाँ दिया गया कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड Q is cut by the x-axis at the point R. A line AB cuts the y-axis at t 0,6 and it is perpendicular to PQ at S. Find the equation of line PQ. पहले तो बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, ठीक है। फिर आपको क्या बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, तो यहाँ इसको हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे, बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट से पास कर रहा है ना, तो इसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप क्या अप्लाई कर रहे होगे, 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है। तो पहले क्या निकालोगे आप, सिंस द लाइन passes through पॉइंट P आपको दे रखा है 2,-3 एंड Q आपको दे रखा है 0,-1, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा हमारा इसके लिए हम क्या अप्लाई कर लेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू में y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो हमें क्या मिल जाएगा, y माइनस y1, इसको y1 बोल देते हैं, तो y प्लस 3 इज इक्वल्स टू में y2 माइनस 1 प्लस 3 अपॉन में x2 0 माइनस 2 x माइनस x1, यानी y प्लस 3 ये हमें मिल जाएगा 2 बाई माइनस 2 x माइनस 2, यानी y प्लस 3 आपको मिलेगा -1 x माइनस 2। तो y प्लस 3 हमें क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2। जब इसका हम साइड चेंज कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0। ये हमें क्या मिल गया, तो हमें मिल गया इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ। तो ये आपका एक पहला क्वेश्चन हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन PQ का। अब दूसरा आपसे पूछा गया है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन AB। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन AB।
देखो सेकेंड पार्ट मैंने फर्स्ट पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, आप इसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर लें। तो हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। हमसे क्या बोला गया है कि लाइन ए बी कट्स वाई एक्सिस एट द पॉइंट दिस एंड इट इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। क्या है, पी क्यू के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ पी क्यू, तो स्लोप ऑफ पी क्यू आपने देखा मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, हमें क्या मिला था -1। स्लोप ऑफ पी क्यू आ गया आपका -1। आप चाहो तो ऐसे निकाल लो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये आपका आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा, -1। चलो मैं इसको डिटेल में लिख देता हूँ ना। तो y2 आपके पास क्या है, -1 + 3 अपॉन 0 - 2, तो स्लोप आ गया -1। स्लोप क्या आ गया आपका, -1 आ गया। अब जब कोई भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, -1। तो सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू -1। तो स्लोप ऑफ ए बी इंटू में -1 आ गया आपका -1, यानी स्लोप ऑफ ए बी क्या आ गया, तो स्लोप ऑफ ए बी आ गया आपका 1। ये हमें क्या मिल गया, स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी आपका 1 आ गया। अब आपसे पूछा गया है इक्वेशन ऑफ ए बी, तो अब सिंस लाइन ए बी पासिस थ्रू पॉइंट क्या दे रखा है हमें कि टी से पास कर रहा है, जो कि है 0,6। देन द इक्वेशन इज, तो हम लोग इसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1 पॉइंट फॉर्म, जो कि होता है y - y1 इक्वल्स टू में mx - x1। तो आप 1 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा y - y1 यानी कि 6, m आपके पास 1 है, x - x1 जो कि 0 है। तो y - 6 इक्वल्स टू क्या आ गया, x, यानी x - y + 6 इक्वल्स टू 0। आपका आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। देखो मैंने हर एक क्वेश्चन का काफ़ी डिटेल में आप बच्चों को स्टेप लिख के बता रहा हूँ कि कैसे हमें स्टेटमेंट लिखना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकेंड का आंसर आ गया x - y + 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपसे पूछा गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड S, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R एंड S। क्या बोला है कि R जो आपका है इज कट बाय द x एक्सिस एट द पॉइंट R। ठीक है, एट द पॉइंट R, तो पॉइंट R पे कट कर रहा है। पॉइंट R पे कट करने का मतलब क्या है कि ये लाइन x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर, सिंस द लाइन पी क्यू जिसका इक्वेशन क्या दिया है, x + y इज कट्स द x एक्सिस एट R। देन अब कोई लाइन x एक्सिस को किसी पॉइंट R पे कट कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। यानी हमें क्या मिल जाएगा कि x + 1 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू आ गया -1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R क्या हो जाएगा, -1, 0। सिंपल, कोई भी लाइन किसी पॉइंट को और किसी एक्सिस पे कट करता है ना, तो अगर आपको पता करना है x कोऑर्डिनेट तो y0 पुट कर दो, y कोऑर्डिनेट पता करना है तो x0 पुट कर दो। तो ये तो हमें मिल गया -1, 0। मेरे ख्याल से आप बच्चों को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन ऑफ लाइन PQ हमें दिया है। अब बोला जा रहा है कि जो पॉइंट है R, उस पॉइंट R पे जो हमारा लाइन PQ है वो x एक्सिस को कट करता है, मतलब उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमें R का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा कि -1, 0। ठीक है, अब अगला पूछा गया है कि पॉइंट एट S, जो दोनों लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं किस पॉइंट पे, S पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब मानो ये लाइन आपका PQ है, ये लाइन आपका AB है। तो इस पॉइंट S पे दोनों परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये क्या है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, यानी x + y इक्वल्स टू -1 एंड x - y इक्वल्स टू -6। दोनों को आप आपस में ऐड कर दो तो ये आपको 2x मिल जाएगा -7, x की वैल्यू आ गई -7/2, x आ गया आपका -7/2। y फाइंड करने के लिए हम किसी एक में इसकी वैल्यू को पुट कर दें,
तो -7/2 प्लस वाई आ गया आपका -1, तो वाई क्या होगा -1 + 7/2 यानी कि 5/2। तो पॉइंट क्या आ जाएगा -7/2 एंड 5/2। मेरे ख्याल से आप बच्चों के समझ में आया होगा। तो आर आपका आ गया -1, 0 और एस आ गया आपका -7/2 एंड 5/2। मैंने कैसे फाइंड किया है, तो मैंने आप बच्चों को बताया कि एस क्या है, दोनों लाइन पी क्यू और ए बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपका एस है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकेंड का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। इसमें हमें दिया गया है इन द गिवन फिगर AC is the diameter of the circle with the center O. CD is the parallel to BE. CD क्या है, तो CD जो आपका है वो BE के पैरेलल है। ठीक है, AOB एंगल आपको दिया गया है 80 डिग्री और ACE एंगल दिया गया है 20 डिग्री। AOB कितना है 80 डिग्री का है और ACE आपका 20 डिग्री का है। तो आपसे बोला गया फाइंड BEC। पहला क्वेश्चन भी आप बच्चों से पूछ लिया गया कि फाइंड BEC, कि BEC कितने का होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे कि BEC एंगल, ये एंगल बताओ कितने का होगा BEC। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो अगर ये हमारा 80 डिग्री का है तो ये 100 होगा। एंगल BOC = 100 डिग्री। अब ये रीजन तो आप लोग खुद लिखना। ठीक है, तो एंगल BEC क्या होगा, BEC आपका होगा हाफ ऑफ एंगल BOC। रीजन क्या हम लोग पढ़ते हैं कि एंगल सस्टेन्ड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सस्टेन्ड बाई इट एट द कोरिस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो ये BC आर्क इसको सेंटर पे बना रहा है और BC आर्क इसको सर्कमफ्रेंस पे बना रहा है। तो एंगल BEC क्या होगा, ये हाफ ऑफ BOC यानी 100 का हाफ कितना हो गया 50 डिग्री। तो ये तो आपका मिल गया 50 डिग्री। मेरे ख्याल से आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट आप लोग खुद लिखेंगे। अब अगला आपसे पूछा गया BCD। क्या पूछा है BCD कि BCD एंगल कितने का होगा। देखो ये एंगल आपका 80 का है, और सॉरी 50 डिग्री का है ना, ये एंगल 50 डिग्री का है, तो ये भी 50 डिग्री का होगा। एंगल BEC = एंगल DCE, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो एंगल हमसे क्या पूछा गया है BCD कितने का होगा, BCD एंगल कितने का होगा, ये आपको थोड़ा सा समझना है। तो ये 50 आ गया, ये 20 है और ये कितना होगा, ये 80 का हाफ 40 होगा। तो कितना हो जाएगा 110। तीनों को आप जोड़ लेना 110। स्टेटमेंट आपको खुद से लिखना है। अब आपसे पूछा गया है CED। क्या पूछा गया CED, तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होगा, दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो एंगल ये आपका BCD प्लस एंगल BED दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल BED कितना आ गया आपका, आ गया 70 डिग्री। तो इसी का एक पार्ट 50 है, तो दूसरा पार्ट कितना बचेगा 20 डिग्री का। ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन रहा। मेरे ख्याल से आप बच्चे समझ गए होंगे और इसका डिटेल सॉल्यूशन आप लोग खुद से नोट करेंगे। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। GP का क्वेश्चन है कि इन ज्योमेट्रिक मीन द फर्स्ट टर्म इज 24, फिफ्थ टर्म इज 8, तो फाइंड द 9th टर्म। तो लिखो लेट द कॉमन रेशियो बी R। हम क्या मान लें कि R है, और फर्स्ट टर्म A हमें क्या दे रखा है 24। तो A5 टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, AR का पावर 5 - 1 यानी A5 आप बच्चों को मिल गया AR का पावर 4। तो A5 आपको 8 दिया है, A24 दिया है, R टू द पावर 4 होगा, R टू द पावर 4। ठीक है, तो ये आपको 8 दे रखा है, फर्स्ट टर्म 24 दे रखा है, और द फिफ्थ टर्म इज़ 8। तो हमें क्या मिल जाएगा 8/24 = में R टू द पावर 4।
यानी r⁴ आ गया आपका 1/3। देखो बच्चे क्या करेंगे कि अगर r आप निकालने जाओगे ना तो आप परेशान हो जाओगे। क्वेश्चन आपसे ऐसा ही पूछा गया है कि आप r की वैल्यू को यहाँ डायरेक्ट यूज कर पाओगे। हमने क्या पूछा गया है, a9 का फार्मूला क्या होगा, a r⁴ 8, यानी a हमारे पास 24 है, और r⁴ को हम लिख सकते हैं r⁴ 2, यानी 24 इंटू में 1/3 होगा ना, यानी 24 इंटू में 1/9, तो ये आपका क्या आ जाएगा 8/3 8/3 8⁹ ये क्या हो जाएगा 8/3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। देखो आपको यहाँ थोड़ा कंफ्यूज किया गया है। अगर आप यहाँ r सिंप्लीफाई करते हो तो r क्या मिलेगा 4/1/3 4/1/3, बट इसका हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते थे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में आपको दिया गया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर a tilted right circular cylinder vessels with base diameter this contains a liquid. When placed vertical, the height of the liquid in the vessel is the mean of the two heights shown in the figure, shown in the diagram। देखो मीन है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द वेट सरफेस व्हेन द सिलेंडर इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब जब इसको, अभी तो टिल्टेड है, जब इसको हम सीधा कर देंगे तो कितना एरिया वेट रहेगा, यानी कितना एरिया इसके कांटेक्ट में रहेगा। ये बोला गया ना कि बेस 7 सेंटीमीटर कंटेन्स लिक्विड व्हेन प्लेस्ड वर्टिकली द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द वेजल। तो हाइट ऑफ द लिक्विड पहले हम कैलकुलेट कर लें, हाइट ऑफ द लिक्विड इन द वेजल। तो आपको क्या दिया गया कि जो दोनों हाइट हैं 6 और 1, इनका मीन है, यानी 1 + 6/2, तो क्या है 7/2 है। 7/2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द लिक्विड इन द वेजल है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप बच्चे समझ गए। तो आपसे बोला गया कि कितना फाइंड द एरिया ऑफ वेट सरफेस, कितना एरिया वेट सरफेस का होगा व्हेन द सिलेंडर इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। यानी सिलेंडर को जब आप ऐसे रख दोगे ना हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो कितना एरिया हमारा वेट होगा। तो देखो कितना एरिया वेट होगा, तो पहला तो आपका बॉटम वेट होगा, ये गीला रहेगा, और दूसरा यहाँ तक जो कि हमारा हाइट है 7/2, यहाँ तक का सरफेस आपका क्या रहेगा, तो एक वेट रहेगा। डायमीटर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, तो डी हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा हो जाएगा 7/2। तो हमसे क्या पूछा गया, एरिया ऑफ वेट सरफेस, एरिया ऑफ वेट सरफेस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला फार्मूला तो आपका एरिया ऑफ बेस πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया 2πrh। एक छोटा सा सिलेंडर बना है ना ये वाला यहाँ तक का, इसका कर्व सरफेस एरिया, बस इतना ही एरिया कॉन्टेक्ट में है ना, ठीक है। तो इसी को हमें कैलकुलेट कर लेना है बच्चों। तो आइए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पाई यानी 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 प्लस, थोड़ा सा इसको मैं साइड में कैलकुलेट करता हूँ, पाई 22/7, रेडियस आपका है 7/2 इंटू 7/2 प्लस 2 इंटू 22/7, ये आपका क्या होगा, अरे भाई जगह नहीं है यहाँ पे, साइड में कैलकुलेट करते हैं। तो πr² है हमारे पास, तो πr² यानी 22/7 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2 प्लस में 2 इंटू में 22/7 इंटू में 7/2, रेडियस और हाइट भी आपका 7/2 है। तो वो 7 से 7 हमारा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 11 टाइम्स में कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो हमारे क्या पास क्या बचा 77/2 प्लस यहाँ क्या बचेगा, तो अगेन 2 से 11 टाइम्स में कैंसिल, तो आपके यहाँ पास यहाँ क्या बचेगा 77। तो अब इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलने वाला है 77 प्लस इसका हाफ क्या होगा, तो 33.5। तो जब इनको हम लोग ऐड कर लेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। और मैंने साथ गलत कर दिया, डिवाइड 77 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार में ये आपका आएगा 38.5, यानी आपको मिलेगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इतना एरिया ऑफ वेसल है जो वेट है, क्या है, गीला है, ठीक है, जो वेटेड है, गीला है। अगला क्वेश्चन आपका है सेक्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट 3, ठीक है। मेरे ख्याल से आप बच्चों को यहाँ तक सॉल्यूशन काफ़ी डिटेल में समझ में आ रहा होगा, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमें ग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ के हमें क्या बताना है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी डी। तो देखो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 के ऊपर है, 3 के सामने है, 3,3 होगा। तो ए तो आपको दिख गया कि 3,3 है। बी आप बच्चों क्या होगा, तो बी यहाँ बना है, -2 के ऊपर है, 1 के सामने है, -2,1 होगा। सी क्या होगा, तो सी आपका 3 के नीचे है, -1 के सामने है, तो ये आपका 3,-1 होगा। और डी क्या होगा, तो डी देखो कहाँ बना हुआ है, वाई एक्सिस पे बना है, तो 0,1 होगा। तो ये मैंने तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, ठीक है। अब आपको बोला गया है, अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं ना, सही रहेगा। गिवन डैट सी इज़ द इमेज ऑफ पॉइंट ए, नेम एंड राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। गिवन डेट सी इज़ द इमेज ऑफ पॉइंट ए, सी क्या है, इमेज ऑफ पॉइंट ए है। तो आपको बोला गया कि नेम एंड राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो ये आपका जो लाइन है, यही तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि 2 इससे ऊपर है और 2 इसके नीचे है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन आपका होगा y = 1, y = 1, ठीक है, इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर बोला राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट डी अंडर द रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, अंडर द रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस। देखो जो पॉइंट डी हमारे खुद ही y एक्सिस पे है, तो इसका रिफ्लेक्शन जो होगा तो इमेज खुद ही बनेगा, सेम जहाँ है वहीं पे बन जाएगा, क्योंकि मिरर पे ही बैठा हुआ है, तो 0,1 सेम होगा। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू अ पॉइंट हुज इमेज इज द पॉइंट इटसेल्फ, इनवेरिएंट, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इनवेरिएंट, आपको पढ़ाया गया होगा। इनवेरिएंट मतलब उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इनवेरिएंट पॉइंट क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट। तो पॉइंट डी क्या हो गया आपका, इनवेरिएंट पॉइंट, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन हुआ नहीं, इसका इमेज खुद ही पॉइंट खुद से खुद आ गया, ठीक है। और बोला ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी सी डी ए इन ऑर्डर अ फिगर इज फॉर्म्ड। तो भाई आप इनको ज्वाइन करते हो एक ऑर्डर में, तो कौन सा फिगर बनेगा, फिगर क्या बनता है, तो ए बी सी डी ए, तो कुछ एक ऐसा फिगर बनेगा ना, ये क्या बनना है, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और फिर एरो हेड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एरो हेड बोलते हैं, या फिर आप सिंपली कह सकते हो अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, सॉरी कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, क्या होगा, कॉनकेव, ठीक है। तो ये आपके सेक्शन ए का सॉल्यूशन रहा, जो मैंने काफ़ी डिटेल में आप बच्चों के साथ एक्सप्लेन किया है। विदिन 42 मिनट्स हम लोगों ने पूरे सेक्शन ए को सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू।